हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और स्वागत है आप सबका एक न्यू इनिशिएटिव में जिसमें हम पढ़ा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। राइट, हम पहला वीडियो कल आ चुका है, आप उसको एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, हमने देख चुका है कि कैसे इंडिया में जो हमारा भारत है जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, कैसे सी आना शुरू हुए। राइट, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए हम थोड़ा सा ब्रीफली उसको देखें। राइट, तो आज हम देखेंगे कि जब भारत की खोज वास्को डिगामा द्वारा किया जाता है, ठीक है। राइट, 1498 ईस्वी में, तो उसके बाद बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे विदेशी आना शुरू हो जाते हैं और वहीं से भारत का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। राइट, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इंडिया में अपना पांव जमाए थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली की बात करें तो इसकी स्थापना जो इंडिया में हुई थी 1503 में हुई थी। राइट, जिसका बाद में आगे चलकर नाम इस्तादो द इंडिया, जो पुर्तगाली कंपनी था उसका नाम इस्तादो द इंडिया था, जो बाद में स्थापित हुआ। राइट, इसका हम बात करें तो जब जब पुर्तगाली आए तो आपको पता है पुर्तगाली जब आए तो यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रथम जो फर्स्ट फैक्ट्री था वो कोचीन में बना। देन उसके बाद कोचीन, गोवा, दमन, दीव, सालसेट, बसीन, मुसलीपट्टनम, पुलकिट, चटगांव, सतगांव, नेगीपट्टनम, सूरत, आगरा, ये सब सारे एरिया था जहाँ पे पुर्तगाली ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। राइट, तो उसके बाद हम देखते हैं जब पुर्तगाली आए तो इंडिया में क्या था कि मसाले का उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त होता था। राइट, जो अभी भी मसाले का प्रमुख केंद्र हमारे केरला साइड में होता है। राइट, तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ वो ले जाना शुरू किए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया। राइट, पुर्तगाली आए तो जो एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स की जो यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ से जो बाहर ले जाते थे, तो वहाँ पे सूती एवं रेशमी वस्त्र, हाथी दांत से बने हुए सामान, मसाले और सोरा क्या होता था, आगे हम देखेंगे कि ये सोडा के उत्पादन के चलते, जब सोडा इंडिया में बहुत सारा उत्पादन होता था, सोडा का भंडार होता था खास करके हमारे बिहार रीजन में, तो उसके इसी के चलते आगे जाके 1857 की क्रांति होती है, हम आगे आने वाले वीडियो में उसको देखेंगे। राइट, तो एक्सपोर्ट की बात करें तो जब यहाँ पे पुर्तगाली आए तो वो एक्सपोर्ट करना शुरू किए। राइट, मीन्स कि यहाँ से इंडिया से वो जो सामान ले जा रहे थे वो सूती वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र थे। अब देखो सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र क्यों ले जाएंगे, ये क्या होता था, यूरोप में एक तो ठंड भी काफ़ी पड़ती थी और वहाँ पे कपड़े तब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। राइट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के चलते वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी, जिससे क्या कपड़े बनने की फैक्ट्री, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से सस्ती ले जाके वहाँ पे बनाते थे और उनको वहीं पे बेचना शुरू करते थे। राइट, देन इंपोर्ट क्या करते थे पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली वहाँ से अपने देश से इंडिया में सोना, चांदी, पारा, शराब, कांच की वस्तुएं, ऊन आदि वगैरह लेके आते थे। राइट, तो ये ध्यान रखना, आप कई बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि पुर्तगाली जब भारत आए तो वो यहाँ से क्या ले जा रहे थे और अपने देश से क्या लेके आ रहे थे, तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। राइट, एग्रीकल्चर की बात करें तो जो आज के समय में आलू, टमाटर, अमरूद, मक्का और अनानास खाते हैं, हम इतने चाव से खाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली की ही देन है। पुर्तगाली ही लेके आया, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन लेके आया। रिवॉल्यूशन के चलते आलू, टमाटर, अमरूद, मक्का, अनानास और तंबाकू जैसे कुछ फसल हमें गिफ्ट दे के चले गए। राइट, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। राइट, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसे। फर्स्ट, और पुर्तगाली के द्वारा ही पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में किया गया। राइट, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था इंडिया में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, गोवा में। जो पुर्तगाली आए तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना शुरू कर दी। अब देखो 1503 ईस्वी में ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का सूत्रपात हो चुका था। राइट, प्रिंटिंग प्रेस आने का मीन्स क्या समझते हो आप, प्रिंटिंग प्रेस आए तो इट मीन्स कि जो कपड़े बनते थे उस पर कुछ छपाई भी होती होगी। राइट, उसका कुछ कपड़े जो बनते होंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट होता होगा, कुछ ना कुछ छपाई होती होगी, कोई ना कोई ट्रेडमार्क लगता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। राइट, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी प्रिंटिंग प्रेस, जो आगे आने वाले समय में इंडिया को काफ़ी हेल्प करेगा, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है उसको काफ़ी हेल्प करने वाला है। राइट, देन हम बात करते हैं जब वास्को डी गामा आया था तो वो किस रास्ते से आया था, केप ऑफ गुड्स होप बोला जाता है। राइट, साउथ अफ्रीका से होके, केप्स ऑफ गुड्स होके, ठीक है, सीधा वो फिर क्या हुआ, हमारे इंडिया पहुंचे थे 17 मई 1498 को। राइट,
17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा और कालीकट 1502 ईस्वी में पहुंचा था, राइट। वहाँ पे क्या हुआ, जब कालीकट पहुंचा तो जमोरिन द्वारा जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया, लेकिन बाद में जब इसकी ओरिजिनल औकात का पता लगा पुर्तगाली का, क्योंकि जो इनका पैसा कमाना तो था ही, और कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, जिससे क्या था, ये जमोरिन जो एक मुग़ल शासक था उसके द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है, राइट। देन हम बात करते हैं ये फितोरदिया एक चीज़ होता था वहाँ पे, उसका क्या मतलब था, फितोरदिया उसको कहा जाता था जहाँ पे व्यापारिक स्थलों या अड्डा होता था, राइट। व्यापारिक स्थल जैसे आज हम देख रहे हैं मॉल हो गया या कोई मार्केट लगती है, तो उस तरह का उस समय में क्या होता था, फितोरिया होता था, जिसका मतलब होता है जो शॉपिंग मॉल्स होते थे, जो व्यापारिक स्थल होते थे, तो उसको कहा जाता है, राइट। 1502 ईस्वी में पुनः वास्को दी गामा वापस भारत आया था। प्रारंभिक राजधानी कोचीन जब यहाँ पे पुर्तगाल आए तो जो पहला जो कैपिटल बनाया वो कोचीन में, बाद में गोवा में अपने कैपिटल को स्थानांतरित किया, मतलब चेंज किया, राइट। देन हम आगे देखते हैं 1505 ईस्वी में एक नए गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो पुर्तगाली का पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। अब देखो गवर्नर क्यों आ गया, गवर्नर इट मीन्स कि गवर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ गवर्न करने के लिए आया होगा, राइट। उसके चीज़ों को देखने के लिए आया होगा, उसकी देखभाल करने के लिए आया होगा, क्योंकि कंपनी अपने बहुत सारे एरिया में अपना जो है फैक्ट्री जमा चुका था, तो उसको गवर्न करने के लिए ये सब चीज़ आना जरूरी था। 1505 ईस्वी में 1505 में जो फर्स्ट न्यूली गवर्नर था फ्रांसीसी डी अल्मेडा, इसका हम बात करते हैं अदर आलमुजा मलक्का को जब्त किया और मुस्लिम व्यापार जो था वहाँ पे ख़त्म किया, बिकॉज मुग़ल जो ट्रेड कर रहे थे उसको इन्होंने ख़त्म किया। मुग़ल ट्रेड जब करना शुरू किए तो जो फ्रांसीसी डी अल्मेडा था उसको ये ख़त्म कर दिया, और इन्होंने क्या किया, इंडियन ओशियन में ब्लू वाटर पॉलिसी का भी यहाँ पे सूत्रपात बनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था, एक जो ओशियन होता था उसमें क्या करता था, एक पूरी सिक्योरिटी पर्पस से ये प्रोवाइड करता था कि कोई भी देश इधर से आएगा, कोई भी आदमी इधर से आएगा तो उससे द्वारा ये क्या उसके लिए एंट्री फीस रखा हुआ था, राइट, फ्री उसे होके आता था। बिकॉज इसके पास क्या था, एक तो सेना बहुत अच्छा था, जो पावर था मिलिट्री अच्छा था, राइट। उसी समय बहुत सारे बंदूकें तोपे का आविष्कार हो चुका था, तो ये सब सारी चीज़ों लेके फ्रांसीसी जो हमारे पुर्तगाल थे, जो पुर्तगाली था वो यहाँ पे आके काफ़ी हद तक अपना पैर जमाने में सफल हुए। देन हम बात करें पॉलिसी की बात करें तो जो फ्रांसीसी अल्मेडा था वो उन्होंने जो पॉलिसी लेके आया वो जो निर्णायक भूमिका, ये काफ़ी हद तक इसको काफ़ी हेल्प किया अपने एरिया को विस्तार करने में इंडिया में, राइट। सेकेंड गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुर्क, ठीक है, जो इंडिया में क्या किया, बसने एवं विवाह को प्रेरित किया। मीन्स कि इसके अल्फांसो डी अल्बुर्क आने के बाद क्या हुआ कि जितने भी पुर्तगाली थे उनको यहाँ पे शादी भी करने का मौका मिल गया, राइट। यहाँ पे शादी भी कर सकते थे, यहाँ पे रहना भी शुरू हो गया था, मतलब मीन्स कह सकते हो कि एक कंप्लीट मोनोपोली स्टार्ट हो गया था यहाँ से पुर्तगाली का, राइट। देन सती प्रथा पे भी कुछ एरिया में इन्होंने रोक लगाया, एक अच्छा कदम था, क्योंकि सती प्रथा पता एक बहुत ही कुप्रथा था इंडिया में। इसमें क्या होता था, एज यू नो ऑलवेज, राइट। तो इसमें क्या हुआ, अल्फांसो डी अल्बुर्क के द्वारा सती प्रथा भी कुछ अपने एरिया में रोक लगाया गया। देन ये जो आया था 1503 ईस्वी में आया एज ए कमांडेंट, ठीक है। देन 1509 ईस्वी में वाइसराय सेलेक्ट हो गया, एक कमांडेंट के तौर पे अल्फांसो डी अल्बुर्क आया और एक वाइसराय के रूप में सिलेक्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आने के बाद तुरंत इन्होंने गोवा को एक्वाइर कर लिया 1510 ईस्वी में, ठीक है। कार्टेज व्यवस्था लाया, जो मैं आगे बता चुका हूँ, ब्लू वाटर पॉलिसी में कार्टेज व्यवस्था भी इन्होंने लेके आया, राइट। तो ये चीज़ें दिखाता है कि कहीं ना कहीं अपना विस्तार ये एक तरह से पूरा अपना विस्तार कर चुका था ये पुर्तगाली, राइट। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट होता है कि एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, मालाबार का तट जो था, मालाबार तट सबसे ज़्यादा काली मिर्च के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, राइट। काली मिर्च का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है मालाबार तट से होता था। वाइसराय नीनो डी कुन्हा 1529 में कार्यभार संभाला। अब देखो 3 वाइसराय आ चुके हैं, पहला कौन सा आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
दूसरा अल्फांसो डी अल्बुर्क, ठीक है, और तीसरा आ चुका है नीनो दी कुन्हा 1529 ईस्वी में, राइट। देन इसका क्या होता है, बहादुर शाह के साथ, बहादुर शाह और हुमायूं का कॉन्फ्लिक्ट होता है सॉरी। बहादुर शाह और हुमायूं, क्या था कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो चीज़ें हो रहा था, जो मुगलों के बीच हो रहा था, मुगलों के बीच आपसी मतभेद के कारण भी जो पुर्तगाली था, जो अंग्रेज थे, वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिला ताकि अपना सत्ता यहाँ पे स्थापित कर सके। बहादुर शाह और हुमायूं, इसके दोनों के बीच लड़ाई, आपसी मतभेद था, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बेसिन द्वीप को पुर्तगाली द्वारा 1934 ईस्वी में समर्थन देने में समर्थन मिला। ये चीज़ें क्या हुआ, अब देखो क्या होता है कि अगर आपके परिवार में मतभेद है तो कोई थर्ड पार्टी तो आपका बेनिफिट लेगा ही नहीं लेगा, राइट। तो वही चीज़ें हमारे इंडिया में हो रही थी और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विदेशी आके यहाँ पे लेना शुरू कर चुके थे, राइट। तो ये चीज़ें हम देखें, ये ओवरऑल एनालिसिस है। एंड इतना कुछ होने के बाद, पहली कंपनी आने के बाद पुर्तगाली फिर भी ये पिछड़ गए, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो राइट हम आगे देखते हैं पुर्तगाली के पिछड़ने के क्या कारण है, राइट। इस दिन देखते हैं, सबसे पहली बात ये तो 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन स्टार्ट हो गया। स्पेन का पतन जैसे हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ, पुर्तगाल का भी पतन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट 1588 ईस्वी में नौसेना युद्ध में अंग्रेज स्पेन को करारी शिकस्त दे देती है, जिसके बाद स्पेन की नौसेना शक्ति छीन हो जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या होता है, जब नौसेना जो जहाँ पे क्या होता है, पुर्तगालियों का एक दबदबा होता है, उसमें अंग्रेज़ों द्वारा इसको परास्त किया जाता है, तो मनोबल जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है, राइट। अंदरूनी मामले भी कहीं न कहीं इसके कमज़ोर का कारण बना, समाज में कुलीन भाव का भी भावना लेके आ रहा था, उसके चलते भी काफ़ी हद तक इसके प्रभाव पड़े। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था, मीन्स कि कोई एक अच्छा शासक नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आने शुरू हो गए थे। धर्म के मामले में पुर्तगाली काफ़ी अच्छे नहीं थे, उसके चलते भी लोगों द्वारा जब जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे कंपनी थे अंग्रेज, उसको कहीं ना कहीं ये लाभ मिला और इस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। फितोरिया मात्र का एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। मीन्स कि फितोरिया राज्य जो एक राजनीतिक अड्डा जो था, उसको राजनीतिक इच्छा के रूप में, जो व्यापारिक अड्डा था उसको राजनीतिक इच्छा के रूप में नहीं दिखाई गई। मीन्स कि इनका कोई रोल ही नहीं था कि ये अपना पॉलिटिकल इशू भी, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर भी बन के आए, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे आने का कारण था, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, डकैती लूटमार काफ़ी ज़्यादा अपनी नीति का भाग बन गया था इसका, राइट। ये सब चीज़ें क्या हुआ, धीरे धीरे पुर्तगाल के ख़त्म होने का एक कारण बनना स्टार्ट हो गया था, राइट। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है पुर्तगाली का, राइट। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डच कैसे आया, राइट। स्पेन का पतन, पुर्तगाल का बिछड़ना एवं डच का उद्भव। 1602 ईस्वी में डच का उद्भव हो जाता है। 1602 ईस्वी में डच इंडिया आ जाते हैं। पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनता है 1605 ईस्वी में, राइट। डच आते ही पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में बना देता है, राइट, 3 साल के बाद। उसके बाद अपनी फैक्ट्री पुलकिट, नेगीपट्टनम, बालासोर, निनसुरा, आगरा, कोचीन, कासिम बाजार जो कि बिहार में है, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। बाद में इस डच का ही नाम जाके आगे वरिंगडे ओस्ट इंडीसे इसका नाम पड़ गया, राइट, कंपनी का नाम बढ़ गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट वस्त्र, धागा, मसाले, नीली अफीम, सोरा आदि वस्तुएं। अफीम का एक बहुत बड़ा व्यापार पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में होता था, उससे भी काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा मिलता था। इंपोर्ट क्या करते थे, सोना, चांदी, पारा, ये सब चीज़ें इंपोर्ट करते थे। ये जो कंपनी था डच, ये का सरकारी कंपनी था, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड और बटाविया इंडोनेशिया में जो है वहाँ पे था, राइट। इसका जो संचालन होता था, एक अर्ध सरकारी कंपनी था, तो सरकार का भी कहीं ना कहीं नियंत्रण था इसके ऊपर। तो इसमें 17 निदेशक मंडल भी थे, जिसको 17 जेंटलमैन भी कहा जाता था। व्यापारिक संगठन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। जहाज रानी के नवीन खोजे एवं फुल्ट शिप का भी निर्माण हो चुका था। फुल्ट शिप क्या था, जिसमें कम आदमी द्वारा अच्छे से उसको आगे पीछे किया जा सकता था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब लेके आते हैं कोई भी कंपनी, तो वो अपने वर्चस्व को दिखाने का काम करता था। इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं। 1609 ईस्वी में इन्होंने एक्सचेंज बैंक
एम्स्टर्डम में स्थापित किया और 16 से 14 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम का भी स्थापना किया गया, राइट। देन हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना इंडिया में कैसे होता है। प्रथम डच जो होता है, प्रथम डच कार्निल्स डी हॉटमिल 1596 से सुमात्रा बताम पहुंचता है, जो मार्च 1602 ईस्वी में बीओसी मतलब वर्जेनिक ओस्टो इंडेसेस कंपनी का, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना होती है, राइट। अब देखते हैं इसके पतन कैसे होते हैं। इतनी सारी पावर होने के बाद भी डच नौसेना का भी विकास करता है, इसकी पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी ये पिछड़ क्यों जाते हैं, इसका पतन क्यों हो जाता है। पतन होने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट है नौसैनिक में पिछड़ना। नौसैनिक में जब पिछड़ जाओगे, जो इसका रीढ़ की हड्डी था उसी में पिछड़ गए, तो फिर इसका पतन तो निश्चित ही था। देन 1759 ईस्वी में क्या होता है, बदेरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज द्वारा इसको हराया जाता है। आंग्ल डच युद्ध में इंग्लिश का विजय होता है। 1707 में इसमें मूलों द्वारा अंग्रेजी को व्यापारिक फरमान मिलना। इधर क्या होता है कि इधर डच भी आ गए, राइट, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या होता है, मुगलों द्वारा 1707 ईस्वी में व्यापारिक फरमान मिल जाता है। व्यापारिक फरमान हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। क्या होता है इसमें, कंप्लीट इसको पावर दे दिया जाता है कि आप जो भी यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं करो। तो जैसे ही व्यापार, ये इतना सारा व्यापार इनको मिल गया, राइट, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी इनका पतन हुआ। आय से अधिक खर्च, जो डच थे वो खर्च काफ़ी करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, इसका आय कम होता था और खर्च ज़्यादा होते थे। नियंत्रण का भी अभाव था, क्योंकि अपना ये एरिया जो था बढ़ा चुका था इंडिया और इंडोनेशिया में। अगर मल्टीपल जगह आप काम करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रभाव कम दिखता है, राइट, अपना पकड़ कम होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न था, नियंत्रण का अभाव था, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी थी, जिसके वजह से ये सब सारी प्रॉब्लम आ रहा था इनको, राइट। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगती, तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे कमेंट कर सकते हैं, राइट। और थैंक यू।